Hi guys, I had an important thing to share with you people. काफ़ी बच्चों का हमें कॉल आ रहा है कि कल के टेस्ट के बारे में बता दो, कल का टेस्ट सी सेट का है या जीएस का है। तो कल जो टेस्ट होगा वो सी सेट का होगा। पिछले संडे आपका जीएस मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट हुआ था, उससे पिछले संडे आपका एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री वाले पोर्शन का टेस्ट हुआ था। यूजुअली हम जो इस कोर्स में पीसीएस फ्री कोर्स में कर रहे हैं वो हम ये स्कीम फॉलो कर रहे हैं कि एक संडे जीएस, एक संडे सी सेट, एक संडे जीएस, एक संडे सी सेट। लेकिन हिस्ट्री के केस में आपके 2 लगातार हिस्ट्री के टेस्ट हो चुके हैं। थोड़ा सा जो शेड्यूल था अब थोड़ा सा टॉपसी टर्वी हो गया। इस संडे से हम इस शेड्यूल को दोबारा ट्रैक पे लेके आ रहे हैं। सी सेट का टेस्ट होगा, उसके अगले संडे जीएस का। सी सेट जीएस, सी सेट जीएस, जो रेगुलर हमारा शेड्यूल चला आ रहा है टेस्ट का, वो उसे हम फॉलो करेंगे, कैचअप करेंगे, ट्रैक पे लेके आएंगे। तो दिस संडे इट्स गोइंग टू बी योर सी सेट टेस्ट। प्रोसीजर टेस्ट का वही है जो हम हमेशा से फॉलो करते आ रहे हैं पीसीएस फ्री कोर्स के लिए, कि YouTube पे 2 बजे एक वीडियो डलेगी, उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिलेगा, आप अपने एंड पे सॉल्व कर सकते हो। 4:30 के अराउंड उसकी डिस्कशन वीडियो आएगी। तो दिस इज़ ऑल एज फार एज पीसीएस का टेस्ट इज कंसर्न। हमारा यूपीएससी का भी एक पेड कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर्स वाला कोर्स। वहाँ इस कोर्स में भी टेस्ट लिया जा रहा है, लेकिन ये टेस्ट भी उसी प्रोसीजर से होगा जिस प्रोसीजर से पिछले संडे हुआ है। हमारे पोर्टल के ऊपर ये टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। तो जो हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं वो पोर्टल पे उन्हें ये टेस्ट मिलेगा संडे को, वो देख सकते हैं एंड अपनी परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं पोर्टल के ऊपर। ये प्रीलिम्स वाले टेस्ट की बात होगी है। मेंस के लिए एक वीडियो अपलोड की जाएगी, वहाँ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। क्वेश्चंस आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने एंड पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो यूपीएससी वाले कोर्स की अब मैं बात कर रहा हूँ कि जो हमारे पेड स्टूडेंट हैं एंड जो पिछले हफ्ते के प्रीलिम्स वाले टेस्ट में टॉप 50 में आए थे, यहाँ उनकी आंसर शीट्स उन्हें एक ईमेल आईडी प्रोवाइड की जाएगी। दे वर सपोज टू सेंड देयर आंसर्स टू अस, स्कैन्ड कॉपी ऑफ देयर आंसर्स टू अस। हम उनकी कॉपीज एवेल्युएट करेंगे एंड उन्हें वापस ईमेल बैक करेंगे। तो दैट इज गोइंग टू बी दी प्रोसीजर फॉर यूपीएससी वाला टेस्ट। बेसिकली मैंने आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन देनी थी पीसीएस वाले बच्चों को कि इस संडे देयर इज गोइंग टू बी दिस सी सेट टेस्ट। 80 क्वेश्चन जो हम रेगुलर प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं अपने पुराने टेस्ट के लिए, पीसीएस कोर्स के लिए। तो दैट्स ऑल, थैंक यू फ्रॉम माई साइड। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। कल हमने क्रिप्स इंडिया मिशन तक कर लिया था, क्रिप्स प्रपोजल्स तक हमने मॉडर्न हिस्ट्री की जर्नी कवर कर ली थी। आज हम 1940s में क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के कंटेक्स्ट में, उनकी डिस्कशन करेंगे। द नेशनल मूवमेंट फ्रॉम 1940 टू 47। हेडिंग बस मैंने 40 से बनाई है, स्टार्ट हम 1942 से करेंगे। 42 वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होती है 1939 में, तो उसकी वजह से काफ़ी कुछ उथल पुथल सी होती है। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिज़ाइन कर देती हैं, हमने कल स्टडी किया था। एंड कॉन्सिक्वेंटली जो ब्रिटिश होते हैं वो इंडियंस को प्लेकेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कांग्रेस की हेल्प चाहिए होती है ब्रिटिश को इन दी वॉर एफर्ट ऑफ WW2। वर्ल्ड वॉर 2 में जो ब्रिटिश को फौजी चाहिए होते हैं, पैसा चाहिए होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए होती हैं, उस सब के लिए, क्योंकि ब्रिटिश को इंडिया की हेल्प चाहिए एंड इंडिया मतलब कांग्रेस की हेल्प चाहिए, तो वो कांग्रेस को प्लेकेट करने की कोशिश करते हैं। अगस्त ऑफर आता है, हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि हम ब्रिटिश वॉर एफर्ट को obstruct नहीं करना चाहते, इसलिए हम इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट कर रहे हैं। जस्ट एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कि क्योंकि आप हमें सेल्फ गवर्नमेंट नहीं दे रहे हो, इसलिए हम अपना प्रोटेस्ट जता रहे हैं थ्रू दी डिवाइस ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह। नाम आप लोगों को मैंने बोला था याद रखना है। हु वाज चूजन एज द फर्स्ट सत्याग्रही? आचार्य विनोबा भावे एंड उसके बाद जवाहरलाल नेहरू। देन हमने देखा था कि जब इंडिविजुअल सत्याग्रह से भी बात नहीं बनी, मतलब इंडिविजुअल सत्याग्रह तो काफ़ी टाइम तक चला, लेकिन ब्रिटिश अब दोबारा से एफर्ट्स करते हैं, क्योंकि यूएसए का प्रेशर बन रहा था ब्रिटिश सरकार के ऊपर, भाई इंडिया वालों को सेल्फ गवर्नमेंट ग्रांट करो, जो भी वो मांग रहे हैं थोड़ी बहुत कंसेशंस ग्रांट करो एंड इंडियंस की पार्टिसिपेशन करवाओ, स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन करवाओ। तो फिर क्रिप्स मिशन आता है, लेकिन क्रिप्स मिशन के प्रपोजल भी हमने देखा कि दे वर रिजेक्टेड बाय बोथ कांग्रेस एज वेल एज दी मुस्लिम लीग। जवाहरलाल नेहरू उनके प्रपोजल्स के बारे में कहते हैं कि पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक। महात्मा गांधी ने टर्म यूज़ किया था पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक, उन्होंने ऐड कर दिया।
तो ये सारी कहानी 1942 तक की आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो। अब इसके आगे किस तरह से ये स्टोरी डेवलप होती है एंड किस तरह से अल्टीमेटली हम इंडिपेंडेंस अचीव करते हैं वो हम आज की क्लास में देखेंगे। एंड इंडिपेंडेंस आप लोगों को पता है कि इंडिपेंडेंस केम विद दी पार्टीशन, तो ये पार्टीशन की कहानी भी है एंड आज़ादी की कहानी भी है। तो ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम कवर करेंगे आज की क्लास में दैट इज द क्विट इंडिया मूवमेंट के क्रिप्स मिशन के फेलियर के बाद अगला स्टेप क्या था कांग्रेस का। यहाँ गांधी जी अब कहते हैं कि बिकॉज ब्रिटिश आर नॉट सिंसियर इन ग्रांटिंग सेल्फ गवर्नमेंट टू इंडिया, इन ग्रांटिंग अ मेजर ऑफ फ्रीडम टू इंडिया, तो फिर हमें अब हम मजबूर हो गए हैं इन लॉन्चिंग अ मास मूवमेंट। 1939 से हम लोग ब्रिटिश सरकार को बोल रहे हैं कि हमें कुछ कंसेशंस दे दो, हमें कुछ कंसेशंस दे दो, मीनिंगफुल कंसेशंस दे दो ताकि हम लोग विलफुली आपकी हेल्प कर सकें। वी अंडरस्टैंड दैट ग्लोबली आप एक बहुत बड़ी वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे हो, उसमें आपको आप डिक्टेटोरियल पार्ट्स, टोटलिटेरियन पार्ट्स के अगेंस्ट लड़ रहे हो। हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, हम डेमोक्रेटिक फोर्सेस की हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन आप हमें तो आज़ादी दो, हमें तो डेमोक्रेसी, हमारी कंट्री में तो डेमोक्रेसी लेके आओ, तभी हम मीनिंगफुली आपकी हेल्प कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि आप लोग हमें ऐसी कोई मेजर ऑफ फ्रीडम नहीं दे रहे हो, तो अब हमें कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। कुछ कांग्रेस लीडर्स तो शुरू से ही ये बात प्रपोज कर रहे थे कि अब ब्रिटिश का वीक मोमेंट है, ग्लोबली वो पचड़ों में फंसे हुए हैं, हम इस मोमेंट का इस्तेमाल करके ब्रिटिश को और अंदर से वीकन कर देते हैं बाय लॉन्चिंग अ मास मूवमेंट। लेकिन गांधी जी ने पहले मना कर दिया था, उन्होंने अपना इंडिविजुअल सत्याग्रह कोशिश की, प्रपोजल स्क्रिप्स मिशन के साथ उन्होंने डिस्कशंस वगैरह की, वहाँ भी बात नहीं बनी। तो अब लेकिन गांधी जी कन्विंस्ड है कि अब हमें कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे एंड दैट केम विद द डिवाइस ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। अब करना गया है वर्ल्ड वॉर, कंटेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड वॉर 2 चल रही है, आप लोगों को पता है। वर्ल्ड वॉर में जब कोई भी लड़ाई चल रही हो तो किसी भी सरकार के पास एमरजेंसी पावर्स आ जाती हैं उस वॉर वाली सिचुएशन को डील करने के लिए। अब यहाँ भी क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 चल रही है तो ब्रिटिश इंडियन सरकार के पास वॉर टाइम एमरजेंसी पावर्स हैं। किसी भी लीडर को कभी भी उठा के वो जेल में डाल सकते हैं फॉर एन इंडेफिनेट पीरियड यूजिंग दी वॉर टाइम एमरजेंसी पावर्स। इस सिचुएशन में इसीलिए गांधी जी पहले हेजिटेंट होते हैं कि उन्होंने 1939 में क्यों नहीं कर दी जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन किया, जैसा कि कुछ कांग्रेस लीडर्स प्रपोज भी कर रहे थे। गांधी जी को यह बात पता थी कि अगर मैं अभी कर दूंगा बिना नेगोशिएशंस के, बिना कुछ पीसफुल ऑफर के, तो ब्रिटिश के पास, ब्रिटिश इंडियन सरकार के पास एमरजेंसी पावर्स हैं, 1 मिनट नहीं लगेगा उन्हें सबको वो अंदर कर देंगे। लेकिन अब वो कहते हैं कि पानी सर से ऊपर जा चुका है, अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस मूवमेंट। तो 8 अगस्त कहाँ है जी, 8 अगस्त 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग होती है। इसमें गांधी जी स्पीच देते हैं, ये फेमस दिस स्पीच इज फेमस फॉर इट, यहाँ गांधी जी डू एंड डाई वाला नारा देते हैं कि अब इंडियंस को या तो करना है या मरना है, विल ईदर हैव द फ्रीडम, we shall either have the freedom or we shall die in the process। तो do and die वाली स्पीच इसे बोलते हैं। इसी स्पीच में गांधी जी ब्रिटिश को बोलते हैं, एड्रेस करके बोलते हैं कि भाई अगर तुम्हें लग रहा है ना कि तुम्हारे जाने से, ब्रिटिश क्या दलील देते थे कि भाई हम लोग इंडिया में बैठे हुए हैं इसीलिए इंडिया में ऑर्डर है, इसीलिए इंडिया में पीस है, अगर हम चले गए तो तुम लोग तो आपस में लड़के मर जाओगे, हिंदूज एंड मुस्लिम्स आपस का एक दूसरे का सर फाड़ देंगे, हम लोग इसलिए बैठे हुए हैं, इसीलिए हम लोग इसीलिए बैठे हैं ताकि तुम्हारी कंट्री में ऑर्डर हो। अब यहाँ गांधी जी लेकिन ब्रिटिश को एड्रेस करके बोलते हैं इसी स्पीच में कि अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारे जाने से हमारे देश में अनारकी आ जाएगी, तो हमें अनारकी भी मंजूर है, हमें मंजूर है, बस तुम लोग चले जाओ। जो तुमने ऑपरेशन किया हुआ है तो उस ऑपरेशन से तो अच्छा कि हमारे देश में अनारकी आ जाए, हम अपने आप देख लेंगे, हम जाने, हमारा काम जाने, तुम अपना बोरिया बिस्तरा पैक करो, द ब्रिटिश शुड क्विट इंडिया।
तो यहीं से लाइक हमने इसे क्विट इंडिया मूवमेंट का नाम दे दिया। अब गांधी जी ऐसे पहले नॉमेनक्लेचर नहीं रखते थे कि इस मूवमेंट का मैं ये नाम रखूंगा, उसकी मूवमेंट के कैरेक्टरिस्टिक से ही हमने मूवमेंट्स के नाम रखे हैं। जब हमने से कि नॉन कोऑपरेशन करना था तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होगी, जब गांधी जी ने बोला कि सरकार की बात मानने से मना कर दो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होगी, गांधी जी ने ब्रिटिश को बोला कि बोरिया बिस्तरा पैक करो तो क्विट इंडिया मूवमेंट हो गई। ठीक है जी, तो यहाँ से स्टार्ट होती है इस तरह से क्विट इंडिया मूवमेंट। लेकिन अब करना क्या था इसमें, ये तो गांधी जी ने जस्ट एक स्पीच दी है, ब्रिटिश को एड्रेस कर दी, लोगों को एड्रेस कर दी, स्पीच देते हैं अगली, एंड इसी स्पीच में गांधी जी प्रॉमिस करते हैं कि मैं अगले दिन 9 अगस्त को आपको बताऊंगा, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में वो बताते हैं कि आप ये बॉयकॉट करो, स्कूल ना भेजो, कॉलेज ना भेजो, कोर्ट ना जाओ। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वो बताते हैं कि टैक्स ना दो, रेवेन्यू ना दो, ये ना करो, वो ना करो। यहाँ क्या करना है एंड क्या नहीं करना है, गांधी जी कहते हैं कि मैं 9 अगस्त को आप लोगों को बताऊंगा व्हाट पीपल आर सपोज टू डू इन दिस मूवमेंट। लेकिन अब गवर्नमेंट सक्रिय हो जाती है, गवर्नमेंट एक्टिव हो जाती है। 9 अगस्त की सुबह ही, लाइक देर रात ऑफ 8 अगस्त या बोलो अर्ली मॉर्निंग ऑफ 9 अगस्त, सारे मेन स्ट्रीम कांग्रेस लीडर्स को घरों से उठा के ले जाती है। वॉर टाइम इमरजेंसी पार है, कुछ किया भी नहीं जा सकता। सारी मेन स्ट्रीम कांग्रेस लीडरशिप इंक्लूडिंग महात्मा गांधी, दे वर पुट बिहाइंड द बार्स। क्योंकि अब कांग्रेस लीडरशिप इज बिहाइंड दी बार्स एंड गांधी जी ने तो अभी बताना था कि व्हाट पीपल आर सपोज टू डू इन दिस क्विट इंडिया मूवमेंट। अब लोग अपने उस पे हैं भाई, लोगों के पास क्या है, सिर्फ गांधी जी की वो 8 अगस्त वाली स्पीच है। उस स्पीच के बेसिस पे टू द बेस्ट ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग, अब गांधी जी को जब 8 अगस्त की उन्होंने स्पीच दी, उनको पता था कि वर्ल्ड वॉर लगी हुई है, कल को मुझे अरेस्ट किया जा सकता है। उस स्पीच में ही गांधी जी ने बोल दिया था कि अगर मुझे कल को अरेस्ट भी कर लिया जाए तो पीपल शुड एक्ट इन दी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडिया टू देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, कि इन लोगों के हिसाब से जो उन्हें लगता है कि हमारे देश के लिए अच्छा है उस हिसाब से वो बिहेव करें। तो पीपल वर ऑन देयर ओन, एंड वही बात हुई, गांधी जी अरेस्ट कर लिए गए, पीपल वर ऑन देयर ओन, तो पॉपुलर अपसर्ज हुआ। इस पॉपुलर अपसर्ज को हम नाम देते हैं अगस्त क्रांति। अगस्त महीने में आई हुई क्रांति, क्विट इंडिया मूवमेंट को हम अगस्त क्रांति भी बोलते हैं। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या था? ऑफ कोर्स वॉर टाइम इमरजेंसी पास हैं, मैसिव रिप्रेशन, लोगों को जिसने आवाज़ उठाई उसके ऊपर मैसिव रिप्रेशन किया जाए। काफ़ी लंबे टाइम तक ये मूवमेंट चली, 1942 से 1944, काफ़ी फेजेस में डेवलप होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइक इंसिडेंट्स भी होते हैं इसमें, हम वो डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स के नाम हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट रिप्रेशन के बारे में हम बात करें, अनप्रेसिडेंटेड रिप्रेशन किया गया, लाइक एयरक्राफ्ट से, लाइक फाइटर एयरक्राफ्ट से बॉम्बिंग की गई है सिटीज़ की, मतलब लोगों के ऊपर बॉम्बिंग इन द सेंस के वो जो मशीन गन वाली फायर होती है वो एयरक्राफ्ट का भी इस्तेमाल किया गया है लोगों को रिप्रेस करने के लिए। आर्मी का फ्री इस्तेमाल किया गया लोगों की मूवमेंट को, लोगों के विद्रोह को, लोगों के धरनों को सप्रेस करने के लिए। इस मूवमेंट की खास बात ये भी है क्योंकि महात्मा गांधी वॉज नॉट आउट देयर, एंड उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि जनता इज ऑन इट्स ओन। जनता, अब आपको पता है कि जनता was not as serious about non-violence as महात्मा गांधी was। तो ये मूवमेंट में सबसे ज़्यादा वायलेंस भी की गई है। गांधी जी को बोला गया कि आप वायलेंस को कंडेम करो। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में वायलेंस हुई थी, आपने मूवमेंट ही कॉल ऑफ कर दी थी। अब तो आपके लोग शरेआम ही टेलीग्राफ लाइन्स उड़ा रहे हैं, हमारे बंदों को भी मार रहे हैं, जला जुलू भी रहे हैं गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। आप अपने लोगों को, इंडियंस को कंडेम क्यों नहीं कर रहे हो कि ये वायलेंस का पाथ भी अडॉप्ट कर रहे हैं? गांधी जी कहते हैं कि भाई जो तुम लोगों ने वायलेंस प्रैक्टिस की हुई है इंडिया में, उससे तो लाइक अच्छी ही है उनकी वायलेंस। हालांकि मैं उस वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं उनको रोकूंगा भी नहीं। आई शैल नॉट फ्लिंच, कि आई शैल नॉट स्टॉप यू। तो ये लाइक गांधी जी के एटीट्यूड में भी एक रिमार्केबल चेंज देखने को मिला है इस क्विट इंडिया मूवमेंट में। तो उन्होंने लोगों को पूरा सपोर्ट किया है। जब ब्रिटिश सरकार ने उन्हें बोला कि लोगों को कंडेम करो, गांधी जी कहते हैं मैं अपने लोगों को कंडेम नहीं करूंगा क्योंकि तुमने ज़्यादा वायलेंस की हुई है। तो पॉपुलर रिवोल्ट ब्रोक आउट बाउंड्स बियॉन्ड द बाउंड्स ऑफ गांधीयन नॉन वायलेंस, बट स्टिल इट वाज नॉट कॉल्ड ऑफ।
अब क्योंकि फ्रंट लाइन कांग्रेस लीडरशिप, जो मेन स्ट्रीम कांग्रेस लीडरशिप थी, वो तो सारी अरेस्टेड है, तो एक सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप यंग लीडर्स इमर्ज करते हैं, जैसे राम मनोहर लोहिया, SM जोशी, जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जेपी मूवमेंट के जो लीडर हैं, इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये फोर फ्रंट में आते हैं एंड क्विट इंडिया मूवमेंट की कमान संभालते हैं। एंड क्योंकि अब गवर्नमेंट के पास तो एमरजेंसी पास है, ये नहीं कि ओपनली ये लीड कर रहे हैं, ये अंडरग्राउंड मूवमेंट लीड करते हैं, गुप्त रूप से गवर्नमेंट को डैमेज करने की कोशिश करते हैं एंड वायलेंट एक्टिविटीज़ में भी एंगेज करते हैं। रेलवे लाइन उड़ा दी, पुल उड़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो राम मनोहर लोहिया, SM जोशी, जयप्रकाश नारायण, जो न्यू सेकेंड लाइन ऑफ यंग कांग्रेस लीडर्स हैं, वो कमान संभालते हैं। मोर ओवर कांग्रेस अब तक अगर देखा जाए, अदरवाइज सच एंट्री में कुछ टेक्निकल बैरियर्स नहीं थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस मेल्स ही होते थे। अब वो सारे लीडर्स तो अरेस्ट कर लिए गए हैं। नाउ विमेन केम टू द फोर फ्रंट। Women were always participating in the Gandhian movements, starting from non-cooperation, civil disobedience and also in the Quit India movement, लेकिन लीडरशिप रोल्स में नहीं थी। अब क्योंकि लीडरशिप ही सारी अरेस्टेड है, women also assume the leadership roles। अब यहाँ पे 3 women लीडर्स का आप नाम याद रखेंगे ये women के कंटेक्स्ट में, एक सुचेता कृपलानी, अरुणा असफ अली एंड उषा मेहता। नॉन वायलेंट प्रैक्टिस, जो नॉन वायलेंट मूवमेंट थी, उसकी लीडरशिप अज्यूम करती हैं सुचेता कृपलानी, डॉक्टर सुचेता कृपलानी। जो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ है, सैबोटेज एक्टिविटीज़ हैं, इसकी लीडरशिप अज्यूम करती हैं अरुणा असफ अली। एंड मतलब एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट क्या था अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ के ही कंटेक्स्ट में, बॉम्बे में एक अंडरग्राउंड स्वराज रेडियो इंट्रोड्यूस किया जाता है। क्विट इंडिया के कंटेक्स्ट में कांग्रेस रेडियो स्टार्ट किया जाता है, अंडरग्राउंड कांग्रेस रेडियो चलता रहा। सरकार को यही नहीं पता चला कि रेडियो ऑपरेट कहाँ से हो रहा है। काफ़ी टाइम बाद सरकार को पता चला कहाँ से ये रेडियो संचार हो रहा है, कहाँ से लोगों को लीड किया जा रहा है। एंड हु वाज द रेडियो ऑपरेटर, किसने ये सब किया? उषा मेहता ने। तो इन 3 विमेन लीडर्स का आप नाम याद रखेंगे, सुचेता कृपलानी, अरुणा असफ अली, उषा मेहता। सुचेता कृपलानी नॉन वॉयलेंट मूवमेंट के लीडर थे, अरुणा असफ अली अंडरग्राउंड सैबोटेज एक्टिविटीज़ जो कर रहे थे, अंडरग्राउंड वॉयलेंट एक्टिविटीज़ जो कर रहे थे, उनके लीडर थे। एंड उषा मेहता, इनका नाम कांग्रेस रेडियो के साथ एसोसिएटेड है। बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट में काफ़ी नई सी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, क्योंकि पॉपुलर मूवमेंट थी, लोगों की बहुत अग्रेशन इसके साथ एसोसिएटेड था, लोगों की सेंटीमेंट्स इसके साथ एसोसिएटेड थे। तो काफ़ी एरियाज़ में तो ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट अथॉरिटी एकदम से ब्रेक डाउन हो गया उसका। कोई सरकारी अफसर ही नहीं है जो एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर रहा हो। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो कलेक्टर का ऑफिस होता है, DC ऑफिस होता है, उसके ऊपर लोगों ने कब्जा कर लिया हुआ है, ब्रिटिश फ्लैग उतार दिया हुआ है, एज गुड एज की हमारी अपनी सरकार चल रही है। तो काफ़ी प्लेसेस में ऐसा हुआ। तो इनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं जातीय या प्रति सरकार। इन मेनी प्लेसेस नेशनल गवर्नमेंट्स वर प्रोक्लेम्ड। अब ऐसा नहीं है कि कोई नेशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बन गई थी। मान लो कोई यूपी का एक एरिया है बलियां, इस डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट अथॉरिटी का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया। जितने भी सरकारी इंस्टीट्यूशन थे, रेलवे स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ये वो जितने भी सरकारी इंस्टीट्यूशन थे, सब के ऊपर लोगों ने जाके कब्जा कर लिया। पॉपुलर लेवल पे, मतलब लोकल लेवल पे। ऐसा नहीं है कि किसी ने डायरेक्ट किया। लोग इतने परेशान थे कि उन्होंने विद्रोह कर दिया, सारे सरकारी इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा कर लिया, घोषणा कर दी कि आज से हम आज़ाद हैं, आज से बलियां आज़ाद है। एंड बलियां में नेशनल सरकार रन कर रही है। दैट नेशनल सरकार, सो कॉल्ड नेशनल सरकार, वाज रन बाय चित्तू पांडे। बंदे का भी नाम याद रख लेना भाई। बलियां इन यूपी, जातीय सरकार या फिर सो कॉल्ड नेशनल गवर्नमेंट वाज लेड बाय चित्तू पांडे। बंगाल में तमलुक सरकार बनी। महाराष्ट्र के सतारा वाले रीजन में, सतारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स याद है 1848, तो सतारा में भी एक नेशनल सरकार बनी, जातीय सरकार बनी अंडर नाना पाटिल।
तो ये कुछ मतलब ये एक वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फीचर्स था क्विट इंडिया मूवमेंट का कि काफ़ी सारी प्लेसेस में, इन 3 प्लेसेस का आप नाम याद रखोगे, काफ़ी सारी प्लेसेस में सो कॉल्ड नेशनल गवर्नमेंट्स प्रोक्लेम कर ली गई कि आज से हम आज़ाद हैं, ब्रिटिश अथॉरिटी यहाँ पे नहीं चलती, ब्रिटिश को हमने बाहर निकाल दिया है। नाउ व्हेन दी थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ हैंड, मतलब कुछ प्लेसेस में थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ हैंड, लेकिन कुछ प्लेसेस में सरकार अपना मैसिव रिप्रेशन भी इस्तेमाल कर रही है, सरकार पीछे नहीं हट रही है। अब मान लो आप बोल दोगे कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पे तुमने कब्जा कर लिया है, सरकार क्या बोलेगी, ब्रिटिश सरकार वर्ल्ड वॉर 2 चल रही है, अच्छा जी बैठे रहो, भेजेगी फौज, टैंक, उन्होंने जो वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारी की सारी मिलिट्री फोर्स उसको रीऑक्यूपाई करने में लगा देगी। लोग भी पूरे अग्रेसिवली मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सरकार भी पूरी अग्रेसिवली मूवमेंट को सप्रेस करने में लगी हुई है। अल्टीमेटली मतलब लोगों का मोमेंटम भी यार, मतलब कुछ टाइम तक ही आप इस मूवमेंट को, इस जोश को सस्टेन कर सकते हो। तो लोगों का जोश भी जैसे जैसे टाइम बीत रहा था थोड़ा सा कम होना स्टार्ट हुआ। सरकार को भी लगा कि यार कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, लाइक इस स्टेट ऑफ अफेयर्स में हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं जर्मनी के ऊपर, हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं वॉर इन यूरोप के ऊपर, तो इंडिया में थोड़ा सा लाइक पीसफुल माहौल बनाया जाए। तो उसके लिए अब वो स्ट्रेटेजी अपनी चेंज कर देते हैं, कंसीलिएशन स्ट्रेटेजी पे आ जाते हैं, रिप्रेशन से कंसीलिएशन। महात्मा गांधी को रिलीज करते हैं इन 1944। महात्मा गांधी वॉज इवेंचुअली रिलीज्ड फ्रॉम द जेल। गांधी जी भी देखते हैं कि लाइक काफ़ी ज़्यादा वायलेंस भी प्रैक्टिस की जा रही है, लोगों का जोश भी कम हो रहा है। ब्रिटिश सरकार तो लाइक उन्होंने तो हद ही की हुई है एज फार एज दी रिप्रेशन इज़ कंसर्न। तो इवेंचुअली वो इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देते हैं बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके साथ नेगोशिएट करना चाहती होती है। तो विद द कॉलिंग ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट अ फेज ऑफ नेगोशिएशन स्टार्टेड। उसके जो आगे की कहानी है 1944 से 1947 की, ये कहानी है नेगोशिएशंस की कि क्या नेगोशिएशंस हुई ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश इंडियन सरकार, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में, जो मेन स्टेक होल्डर्स थे। तो नाउ 1944 ऑनवर्ड्स नेगोशिएशंस का फेज स्टार्ट हुआ। समथिंग अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट, सिग्निफिकेंस क्या है क्विट इंडिया मूवमेंट की। Now, with the Quit India movement, independence was not a matter of bargain. जब हमने बोल ही दिया ब्रिटिश को भाई हमें क्या चाहिए, क्विट इंडिया, कि ब्रिटिश को हम बोल रहे हैं दैट यू आर सपोज टू क्विट इंडिया पीरियड, फुल स्टॉप। इसमें कोई नेगोशिएशन नहीं हो रही है, बार्गेनिंग नहीं हो रही कि चलो तुम ये ले लो, डोमिनियन स्टेटस ले लो, हम तुझे ये दे देंगे, ये इंडियनाइजेशन कर देते हैं, ये 4 बंदे बिठा देते हैं काउंसिल में, वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। वी आर बियॉन्ड दैट, वी डोंट वांट दैट। नाउ ओनली थिंग दैट वी विल टॉक ऑफ इज ट्रांसफर ऑफ पावर, कि देयर इज नो टर्निंग बैक। अब आप पीछे नहीं हट सकते, अब आप क्विट इंडिया वाले लेवल पे जा चुके हो। ओनली नेगोशिएशंस दैट विल टेक प्लेसेस कि पावर किस तरह से ट्रांसफर की जाएगी, कि तुम लोग इंडिया छोड़ के जाओगे, ये तो बस अब डिसाइडेड ही है, अब ये पता ही है। आफ्टर क्विट इंडिया देयर कुड बी नो टर्निंग बैक। एनी फ्यूचर नेगोशिएशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड ओनली बी ऑन द मैनर ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर, नॉट के प्रिंसिपल नहीं डिसाइड करना है कि डोमिनियन स्टेटस है कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस है, इसको है कि वैसे है। ओनली द नेगोशिएशन कुड ओनली बी इन द मैनर ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर। Independence was no longer a matter of bargain and it became amply clear after the war. Now before we move to the negotiations वाला phase, आप में से कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था सर सुभाष चंद्र बोस तो रह ही गए, आए हैं उस पे। आज सुभाष चंद्र बोस का ही दिन है, पूरा डिस्कस करेंगे, बैकग्राउंड बनाएंगे। वो जो कांग्रेस सेशंस में सुभाष चंद्र बोस एंड गांधी जी की आपस में टसल हो जाती है, वो सारा अब हम पहले कवर करेंगे इंडियन नेशनल आर्मी वाले टॉपिक में। 1942 में एक इंडियन नेशनल आर्मी ऑर्गेनाइज की गई। इसका पहले तो हिस्टोरिक सा कंटेक्स्ट समझो, अगेन वर्ल्ड वॉर में ही जाना पड़ेगा क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 2 की ही डेवलपमेंट्स हैं। वर्ल्ड वॉर 1 जब हमने की थी उस टाइम भी हमने किया था, एक सेक्शन ऑफ इंडियंस एग्जिस्ट करता था जो एक सोचता था कि यार हम दुश्मन का दुश्मन दोस्त, चाहे हम उनसे एग्री करें चाहे हम उनसे एग्री ना करें, चाहे वो हमारी तरह सोचते हैं चाहे वो हमारी तरह नहीं सोचते हैं, हमारा दुश्मन है
दुश्मन का दुश्मन है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो हम एनिमी को फ्रेंड बना के उसकी हेल्प लेके अपने दुश्मन को हरा सकते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हैं। इंडिया में भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी साइजेबल सेक्शन ऑफ लीडर्स, साइजेबल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन एंडोर्स दिस आइडिया कि हम ब्रिटिश, जैसे मैंने पहले बताया, कांग्रेस के अंदर ही, मतलब अभी तो नॉन वायलेंट मेथड्स की ही मैं बात कर रहा हूँ, कांग्रेस के अंदर जो लीडर्स थे वो भी ऐसा सोचते थे कि हम ब्रिटिश के दुश्मनों के साथ या ब्रिटिश की वीक मोमेंट का फ़ायदा उठा के अब ब्रिटिश को टॉपल करते हैं। कुछ लीडर्स और ज़्यादा अग्रेसिव थे, वो तो कहते हैं कि हम ब्रिटिश के दुश्मनों के साथ, जर्मनी के साथ, जापान के साथ दोस्ती करके ब्रिटिश को इंडिया से भगा देते हैं। Now, not that those people had ideological, जैसे सुभाष चंद्र बोस की ही बात करें कि काफ़ी बच्चों को रहता है कि सर फिर वो उन्होंने हिटलर के साथ दोस्ती कर ली, हिटलर तो बहुत घटिया इंसान था, हिटलर तो बहुत डिक्टेटोरियल इंसान था, उसके साथ सुभाष चंद्र बोस ने दोस्ती कर ली ब्रिटिश को हराने के लिए। इट वॉज नॉट एन आइडियोलॉजिकल फ्रेंडशिप कि सुभाष चंद्र बोस एंडोर्स द आइडियाज ऑफ अडोल्फ हिटलर या सुभाष चंद्र बोस सपोर्टेड द आइडियाज ऑफ अडोल्फ हिटलर। उन्होंने जस्ट अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करने की कोशिश की कि जर्मनी अब इंग्लैंड का दुश्मन है, तो जर्मनी की हेल्प लेके, किसी भी तरह से मिलिट्री हेल्प ले ली, प्रोपेगेंडा में हेल्प ले ली, या से कि पैसों में हेल्प ले ली, किसी भी तरह जर्मनी की हेल्प लेके अगर हम ब्रिटेन को हरा सकते हैं तो क्या बुराई है इसमें, बाद में इंडिया आज़ाद हो जाएगा, हम देख लेंगे। हिटलर के साथ जब बात नहीं बनी तो वो जापानीज़ के साथ, मतलब हिटलर के साथ उनका कोई इक्वेशन सेट नहीं बैठी है, तो वो हिटलर को बोल देते हैं कि भाई मुझे तू जापान भेज दे, मैं अब जापानियों से बात कर लेता हूँ। तो जापान जाके फिर वो वही चीज़ करते हैं कि जापानीज़ की हेल्प के साथ अगर मैं ब्रिटिश को इंडिया में हरा देता हूँ तो बाद में इंडिपेंडेंस प्रोक्लेम कर देंगे, ब्रिटिश चले गए, हम जापानीज़ एक्शंस को नहीं सपोर्ट करेंगे, इंडिया आज़ाद हो जाएगा। बस इतनी ही कहानी है। नॉट दैट ही वॉज आइडियोलॉजिकली इंक्लाइंड टूवर्ड्स आइदर जापानीज और द जर्मन्स। क्लियर है जी? लेकिन अब इसमें आपको क्या समझना है, INA की कहानी, इंडियन नेशनल आर्मी की कहानी सुभाष चंद्र बोस से नहीं स्टार्ट होती। सुभाष चंद्र बोस वाला तो सेकेंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी है, उनसे पहले ही उनकी ये इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व होने से पहले ही इंडियन नेशनल आर्मी बन चुकी थी। वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, सुभाष चंद्र बोस की ओनली कंट्रीब्यूशन इंडियन नेशनल आर्मी नहीं है, कांग्रेस में भी उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है एंड थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी एसोसिएटेड है। उन सभी चीज़ों को हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो पहले आते हैं फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, जो सुभाष चंद्र बोस से पहले वाला फेज है। तो 1942 सितंबर में इंडियन नेशनल आर्मी ऑर्गेनाइज की गई है। बंदों के नाम आप याद रखोगे, जापानीज हेल्प के साथ ये इस्टेब्लिश की गई थी। कौन लीडर्स इन्वॉल्व थे? कैप्टन मोहन सिंह, मोहम्मद अकरम, ज्ञानी प्रीतम सिंह, राश बिहारी बोस। दिमाग की बत्ती चली? राश बिहारी बोस, फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, अनुशीलन समिति, युगंतर ग्रुप, वाइसरॉय हार्डिंग के ऊपर बम गिराना एंड देन अंडरग्राउंड हो जाना। कहाँ गए अंडरग्राउंड होके? ये जापान चले जाते हैं। 1912 में राश बिहारी बोस वॉज एन इंडियन रेवोल्यूशनरी हु वॉज एक्टिव इन द फर्स्ट फेज ऑफ द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। 1905 से 1915 में जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स हुई हैं, वहाँ इनकी सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन थी कि बाग जतिन की लीडरशिप में जो ऑल इंडिया रिवोल्ट होनी थी, उसकी लीडरशिप, उस नॉर्थ इंडिया में उसकी लीडरशिप राश बिहारी बोस के हाथों में थी। हालांकि रिवोल्ट ना हो पाई क्योंकि गद्दार थे, उन्होंने प्लान लीक कर दिया एंड ब्रिटिश ने सारे ऑफिसर्स को, सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया, सारे रेवोल्यूशनरीज को अरेस्ट कर दिया, फांसी दे दी, काले पानी की सज़ा दे दी। राश बिहारी बोस बच जाते हैं। ये फिर वाइसरॉय हार्डिंग के काफिले के ऊपर बम गिराने की कोशिश करते हैं, उन्हें असैसिनेट करने की कोशिश करते हैं। अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट होता है, वाइसरॉय को थोड़ी बहुत चोट लगती है, लेकिन अब राश बिहारी बोस अंडरग्राउंड होके निकल जाते हैं, जापान सेटल हो जाते हैं। वहाँ जाके फ्रॉम अब्रॉड इंडिया में रेवोल्यूशनरीज की हेल्पफुल करते हैं।
So now when the idea of Indian National Army was proposed, तो Raj Behari Bose was instrumental in implementing this idea, in actually executing this idea. तो बंदों के नाम कैप्टन मोहन सिंह, मोहम्मद अकरम, ज्ञानी प्रीतम सिंह एंड राज बिहारी बोस, चारों बंदों के आप नाम याद रखोगे। जापानीज आर्मी के ऑफिसर थे मेजर फुजिहारा। इनकी हेल्प के साथ ही इंडियन नेशनल आर्मी रेस की गई। आइडिया क्या था? अब वर्ल्ड वॉर का थोड़ा सा कंटेक्स्ट आपको पता होना चाहिए। मान लो ये इंडिया, ये बर्मा बुर्मा वाला एरिया, मलेशिया सिंगापुर वाला एरिया एंड सारा साउथ ईस्ट एशिया। अब भाई मोटा मोटा लगा लेना, जापान है इधर दूर कहीं, चाइना के भी ईस्ट में, वहाँ से स्टार्ट होता है जापान। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जापान, चाइना, कोरिया, ताइवान, फिलीपींस, ये वियतनाम, लाओस, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, नीचे सिंगापुर, मलेशिया, बर्मा, ये जो सारा एरिया है धीरे 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 करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जापानियों ने अपने कब्जे में ले लिया। अब चाइना चाइनीज़ के कंट्रोल में था, इग्नोर करो फॉर नाउ, वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ोगे आप लोग। वियतनाम, लाओस, कैम्बोडिया वाला एरिया फ्रेंच कंट्रोल्ड एरिया था, इग्नोर करो फॉर नाउ, वर्ल्ड वॉर में आप लोग पढ़ोगे। इंडोनेशिया डच, नीदरलैंड्स के कंट्रोल में था तब से, एंग्लो डच स्ट्रगल पढ़ी है आप लोगों ने, तब से जो इंडोनेशिया वाला एरिया डच के कंट्रोल में था, इग्नोर करो फॉर नाउ, वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ोगे आप लोग। अगला एरिया सिंगापुर, ब्रिटिश कंट्रोल्ड एरिया, मलेशिया ब्रिटिश कंट्रोल्ड एरिया, बर्मा ब्रिटिश कंट्रोल्ड एरिया, बर्मा के आगे इंडिया ब्रिटिश कंट्रोल्ड एरिया। तो दैट वाज द आइडिया ऑफ जापानीज कि धीरे 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 करके सारा ये जो एरिया है अपने कंट्रोल में ले लेना है, इंक्लूडिंग इंडिया। दैट वाज जापानीज आइडिया। अभी वो पहुंचे हैं सिंगापुर तक, चाइना कब्जे में ले लिया, कोरिया कब्जे में ले लिया, ताइवान कब्जे में ले लिया, फिलीपींस कब्जे में ले लिया, फ्रेंच इंडो चाइना कब्जे में ले लिया, इंडोनेशिया अपने कब्जे में ले लिया, सिंगापुर अपने कब्जे में ले लिया, मलेशिया अपने कब्जे में ले लिया। यहाँ मतलब 1942 आ गया है। सिंगापुर और मलेशिया में क्योंकि ये ब्रिटिश कंट्रोल्ड था। एशिया में ब्रिटिश का हेडक्वार्टर क्या था? इंडिया। कौन से सोल्जर्स ने सिंगापुर एंड मलेशिया को अपने कब्जे में करके रखा हुआ था? ब्रिटिश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स ने ये वाला एरिया ब्रिटिश के लिए अपने कब्जे में करके रखा हुआ था। जापानीज यहाँ पर अपना कंट्रोल बना लेते हैं सिंगापुर एंड मलेशिया वाले रीजन में। यहाँ ये इन लोगों से मिलते हैं, कैप्टन मोहन सिंह, मोहम्मद अकरम, ज्ञानी प्रीतम सिंह, राज बिहारी बोस, फुजिहारा। मतलब एक कॉन्स्पिरेसी, एक बड़ा प्लान हैच आउट किया जाता है कि हम इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जापानीज ने ब्रिटिश को हरा दिया भाई। फॉर नाउ इस बैटल में जापानीज ने ब्रिटिश को हरा दिया एंड उनके प्रिजनर्स ऑफ वॉर ले लिए, POW। प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे कौन? ब्रिटिश सोल्जर्स। अब ब्रिटिश सोल्जर्स क्या लंदन से आए थे? नहीं, ब्रिटिश सोल्जर्स कहाँ से आए थे? इंडिया से आए थे। तो ब्रिटिश इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर जापानीज ने अपने कब्जे में ले लिए। जापानीज ऑफिसर थे मेजर फुजिहारा। ये अब प्लान हैच आउट करते हैं कि क्यों ना इन प्रिजनर्स ऑफ वॉर, ब्रिटिश इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर की मदद से हम एक इंडियन नेशनल आर्मी रेज आउट करते हैं। इस आर्मी का, इस प्रिजनर्स ऑफ वॉर से बनी हुई आर्मी का हम इस्तेमाल करेंगे इंडिया के ऊपर अटैक करने में। दैट वॉज द आइडिया, दैट वॉज द लाइक जेनेसिस ऑफ दिस इंडियन नेशनल आर्मी कि इंडिया के प्रिजनर्स ऑफ, इंडियन सोल्जर्स हैं, इंडिया के प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं, इनको बस यही बोलना है कि देखो 200 सालों से ब्रिटिश ने तुम्हारे कंट्री के ऊपर राज करके रखा है, तुम्हें एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, तुम्हें लाइक लूट रहे हैं, तुम्हारे ऊपर रिप्रेशन कर रहे हैं। आज तुम्हारे पास मौका है, अगर तुम हमारा साथ दो तो हम तुम्हारी एक फ़ौज बना देते हैं। ऐसा जापानीज बोल रहे हैं, अगर तुम हमारा साथ दो हम तुम्हारी एक फ़ौज बना देते हैं।
तुम हमारे साथ, मतलब तुम्हारी इंडियन नेशनल आर्मी हमारे साथ तुम्हारे ही कंट्री को आज़ाद करवाने के लिए जाएगी। हम ब्रिटिश को हरा देंगे इंडिया में, फिर तुम अपने कंट्री को कंट्रोल कर लेना, तुम आज़ाद हो जाओगे। ऐसा जापानियों ने क्लेम किया। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, जापानीज थे स्कीमी। किस तरह से स्कीमी थे, ये चीज़ उन्होंने सबको बोली। वियतनाम वाले एरिया में, फ्रेंच कंट्रोल्ड एरिया था वियतनाम, आज की डेट में जो वियतनाम है, इन्होंने वियतनाम के लोगों को ये बोला कि भाई फ्रेंच तो 200 सालों से तुम्हारे ऊपर राज कर रहे हैं, और ये यूरोपियंस होते कौन है तुम्हारे ऊपर राज करने वाले? हमारा खून खौलता है कि वहाँ से आए गोरे लोग तुम्हारे ऊपर राज कर रहे हैं, तुम हमारी हेल्प करो, हम तुम्हारे एरिया को तुम्हारे लिए आज़ाद करवा के देंगे। मतलब लोकल सपोर्ट किस तरह से उन्होंने ली। जापानीज कहते हैं कि हम अटैक करेंगे, हम फ्रेंच को हराएंगे, यूरोपियंस का बोरिया बिस्तरा पैक करके उन्हें यूरोप वापस भेजेंगे, फिर हमारा राज होगा, मतलब हम एशियंस का राज होगा। वियतनाम के लोग कहते हैं हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है, हो भी जाता है, फ्रेंच हार भी जाते हैं। लेकिन जापानीज इंस्टेड ऑफ गिविंग इंडिपेंडेंस टू द वियतनामीज, जापानीज अपना कंट्रोल बना के बैठ जाते हैं। सेम थिंग हैपेंड इन दी इंडोनेशिया। वहाँ पर ये इंडोनेशिया के लोगों को बोलते हैं भाई हमारा खून खौल रहा है कि यूरोप से आए कुछ गोरे लोग, कुछ डच लोग तुम्हारे ऊपर कंट्रोल करके बैठे हैं पिछले 200 सालों से। एशियन भाई भाई, हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ रहे हैं, हम डच को हराएंगे, हम डच का बोरिया बिस्तरा पैक करके इन्हें यूरोप वापस भेजेंगे, तुम बस हमें सपोर्ट करो। डच लोग इनकी सपोर्ट करते हैं, लोकल सपोर्ट करते हैं, इंडोनेशिया के लोग इनकी सपोर्ट करते हैं, लोकल सपोर्ट। इनकी लोकल सपोर्ट के साथ जापानी लोग डच लोगों को हरा देते हैं। जापानीज डिफीट द डच इन इंडोनेशिया, उनका बोरिया बिस्तरा पैक किया, यूरोप भेज दिया। बनता क्या था कि अब इंडोनेशिया के लोगों को आज़ादी दे दी जाए, लेकिन जापानी क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ गिविंग आज़ादी अपना कंट्रोल बना के बैठ जाते हैं। सेम थिंग दे ट्राई टू डू ओवर हेयर। ये इंडिया के लोगों को बोलते हैं कि भाई हमारा खून खौल रहा है कि ब्रिटिश तुम्हारे देश में कैसे बैठे हुए हैं, हमारे होते हो हम एशियंस कोई किसी से कम है क्या? तुम हमारा साथ दो, हम ब्रिटिश का बोरिया बिस्तरा पैक करके इन्हें वापस यूरोप भेज देंगे। तो दैट आइडिया वॉज कैपिटलाइज्ड ऑन बाय दीज पीपल, कैप्टन मोहन सिंह, मोहम्मद अकरम यानी प्रीतम सिंह, राश बिहारी बोस एंड जापानीज ऑफिसर का आप नाम याद रखोगे मेजर फुजीहारा। अब लेकिन इस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में प्रॉब्लम क्या आती है, मतलब कि आगे नेगोशिएशंस वगैरह चलती हैं, कैप्टन मोहन सिंह जापानीज़ के साथ कांटेक्ट करते हैं, इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ कांटेक्ट करते हैं, उन्हें कन्विंस करवाते हैं कि भाई तुम हमारा साथ दो इंडियन नेशनल आर्मी में। इंडियन सोल्जर्स मान भी जाते हैं। उस टाइम पे जनरल टोजो, नाम याद रखना भाई, जनरल टोजो, ही वॉज द सुप्रीम कमांडर ऑफ जापानीज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापानीज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मिलिट्री रूल चल रहा था जापान में उस टाइम पे। जनरल टोजो अप्रूव करते हैं द प्लान टू फॉर्म इंडियन नेशनल आर्मी, कि भाई बना दो, चक दो काम। तो डिसीजन टू फॉर्म इंडियन नेशनल आर्मी वॉज टेकन एट टोक्यो बाय जनरल टोजो। आर्मी की मतलब एक बेसिक सी वो चीज़ होती है कि लड़ने वाले एंड लड़ने वालों को कमांड करने वाली, कंट्रोल करने वाली एक सिविलियन अथॉरिटी होती है किसी भी एक सिविलाइज्ड नेशन में। अदरवाइज मिलिट्री रूल नाम की भी एक चीज़ होती है। जैसे जापान में मिलिट्री रूल ही था, पाकिस्तान का माशाल्लाह आपको पता है कभी ना कभी ऑफ एंड ऑन कर लेते हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ अपनी मिलिट्री रूल इस्टेब्लिश कर दिया, जनरल ज़ियाउल हक ने अपना मिलिट्री रूल इस्टेब्लिश कर दिया। मिलिट्री रूल्स होते हैं दुनिया में, लेकिन एक सिविलाइज देश में, एक डेमोक्रेटिक देश में क्या होता है कि आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, उनके ऊपर एक सिविलियन अथॉरिटी बैठी होती है जो आर्म्ड फोर्सेस को, आर्मी को कंट्रोल करती है। तो यहाँ भी एक वैसा ही सिस्टम बनाने की कोशिश की गई। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इस्टेब्लिश की गई। इट वॉज हेडेड बाय रास बिहारी बोस। रेवोल्यूशनरी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ये एक सिविलियन अथॉरिटी थी। बैंकॉक में अपनी कॉन्फ्रेंस करती है, इंडियन नेशनल आर्मी की फॉर्मलाइजेशन करती है। ये सिविलियन अथॉरिटी इंडियन नेशनल आर्मी को कंट्रोल कर रही थी। आर्म्ड फोर्सेस जहां आर्मी है, उसके ऊपर एक सिविलियन अथॉरिटी बिठा दी, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग।
कैप्टन मोहन सिंह को कमांडर इन चीफ अपॉइंट कर दिया गया इस आर्मी का। ब्रिगेड्स रेस कर ली गई, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड। बंदों के नाम याद रहें तो बहुत अच्छा है, नहीं याद रहें तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 3 ब्रिगेड्स इस्टेब्लिश कर दी गई, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड। आइडिया क्या था कि ये आर्मी, ये ब्रिगेड्स जापानीज़ आर्मी के साथ जाएंगी और इंडिया में ब्रिटिश आर्मी को हराएंगी। लेकिन अब इसमें क्या चीज़ थी कि हमारे जो इंडियंस थे वो बिल्कुल ही जापानीज़ के अंडर परफॉर्म करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। वो चाहते थे कि इंडियन आर्मी एंड जापानीज़ आर्मी साइड बाय साइड चले, कंधे से कंधा मिला के चले, ना कि जापानीज़ इंडियंस को एक इन्फीरियर ऑक्सिलरी फोर्स की तरह ट्रीट करें कि जैसा हम बोलेंगे वैसे ही होगा। डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। हम ऐसे कोई तुम्हारे गुलाम थोड़ी हैं। वो जो डच में हुआ, वो जो वियतनाम में हुआ, वो कहीं हमारे साथ ना हो जाए। तो ये चाहते हैं रास बिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह जैसे लोग ये चाहते हैं कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी जो इन्होंने बनाई है, इसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाए, इनको एज इक्वल फाइटिंग फोर्स की तरह ट्रीट किया जाए। लेकिन जापानीज़ कहते थे कि भाई तुम लोग तो बनाया हम लोगों ने तुम्हें, तो हम तो तुम लोगों को एज इन्फीरियर, एज ऑक्सिलरी फाइटिंग फोर्स की तरह ही ट्रीट करेंगे। अब जब इतनी डिसरिस्पेक्ट हो गई तो इंडियन लीडर्स कहते कि फिर आप ही खेल लो, असी नहीं खेल दे, हम नहीं खेलेंगे। तो भाई इसके पहले कुछ ट्रिविया फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप याद रखोगे। इन्होंने यूनिटी, फेथ एंड सेक्रीफाइस के 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर इंडियन नेशनल आर्मी को ऑर्गेनाइज किया। यूनिटी, फेथ, सेक्रीफाइस। हेडक्वार्टर्स कहाँ था? इंटरेस्टिंगली माउंट प्लेजेंट इन सिंगापुर। ये वो जगह थी जहाँ इंडियंस वर नॉट इवन अलाउड टू वॉक। जैसे मैंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के केस में आपको शिमला की मॉल रोड की एग्जांपल दी। मॉल रोड में इंडियंस की एंट्री भी अलाउड नहीं थी, इंडियंस चल भी नहीं सकते थे। जहाँ आज आप लोग सॉफ्टी खाना पसंद करते हो, घूमते हो, पॉपकॉर्न्स खाते हो, उस रोड पे उस ज़माने में अंग्रेज़ों के टाइम पे इंडियंस की एंट्री भी अलाउड नहीं थी। सेम वॉज द केस विद माउंट प्लेजेंट इन सिंगापुर। इंडियंस की, एशियंस की एंट्री भी अलाउड नहीं थी। वहाँ पर INA के हेडक्वार्टर्स बनाए गए जस्ट एज अ सिम्बॉलिक प्रोटेस्ट। न्यूज़पेपर स्टार्ट किए गए, रेडियो स्टार्ट किया गया। न्यूज़पेपर का नाम है वॉइस ऑफ इंडिया, आज़ाद हिंद, आवाज़ हिंद, ये सारे आज़ाद हिंदी हैं भाई। आवाज़ हिंद, आज़ाद हिंद हिंदी भाषा में, स्वतंत्र भारत तमिल भाषा में। वॉइस ऑफ इंडिया, आज़ाद हिंद, आवाज़ हिंद, स्वतंत्र भारत, ये कुछ अखबार स्टार्ट किए जाते हैं। ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल स्टार्ट किया जाता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, दैट वाज अडॉप्टेड एज दी कॉमी सॉन्ग, दैट वाज अडॉप्टेड बाय एज दी, जैसे ब्रिगेड का सॉन्ग होता है ना, एक म्यूजिक होता है, वो अडॉप्ट कर लिया गया। लेकिन वही बात, डिफरेंसेस अरोज बिटवीन INA एंड दी जापानीज ऑफिसर्स। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट रास बिहारी बोस एंड मोहन सिंह को लगा कि भाई जापानीज़ के इरादे नेक नहीं हैं। इन्होंने वियतनाम के साथ ठीक नहीं किया, इन्होंने इंडोनेशिया के साथ ठीक नहीं किया, इन्होंने ताइवान के साथ ठीक नहीं किया, इन्होंने कोरिया के साथ ठीक नहीं किया। हो सकता है ये हमें भी, हमारे साथ भी ठीक ना करें, हमारा इस्तेमाल कर लें ब्रिटिश को हराने में, बाद में हमारे ऊपर ही कब्जा करके बैठ जाएं। तो दे बिकेम सस्पिशियस एंड उन्होंने एक्सपेरिमेंट ही ड्रॉप कर दिया। तो इस तरह से फर्स्ट INA एक्सपेरिमेंट कम्स टू एन एंड। नाउ कम्स द रोल ऑफ सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के पहले तो उनके पुराना है, थोड़ा सा बैकग्राउंड ट्रेस करते हैं एंड फिर INA पे आएंगे। ही वॉज अ डिसाइपल ऑफ C.R. दास इन पॉलिटिक्स। बंगाली पॉलिटिशियन चित्तरंजन दास उनके ये डिसाइपल, अपने आप को उनका डिसाइपल मानते हैं। C.R. दास को अपना पॉलिटिकल गुरु मानते हैं, स्वराज पार्टी वाले C.R. दास। विद इन कांग्रेस ही बिलोंग टू द लेफ्ट ग्रुप। कांग्रेस में एक राइट विंगर्स थे, एक लेफ्ट विंगर्स थे। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग हैं, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग हैं, जो थोड़े से कंजर्वेटिव आउटलुक रखते हैं, जो वो राइट विंग ऑफ कांग्रेस था। जो जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग हैं, या जयप्रकाश नारायण जैसे लोग हैं, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग हैं, जो थोड़े से यंग लीडर्स हैं, थोड़ी सी सोशलिस्टिक लीनिंग्स वाले लोग हैं,
थोड़े से लाइक फॉरवर्ड लुकिंग या इस तरह के विचारों वाले लोग हैं, वो लेफ्ट विंग कंप्राइज करते थे, सोशलिस्टिक लीनिंग्स वाले लोग, कंजर्वेटिव थोड़े से अप्रोच वाले लोग एंड थोड़े से सोशलिस्टिक लीनिंग्स वाले लोग, राइट विंग लेफ्ट विंग। तो विद इन कांग्रेस ही बिलोंग टू द लेफ्ट ग्रुप एंड वॉज नो लेस पॉपुलर दैन पंडित नेहरू। इंटरेस्टिंग बात क्या है, 1937 का कांग्रेस सेशन, जवाहरलाल नेहरू बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ये याद रखना है आप लोगों ने, 1937 का कांग्रेस सेशन, जवाहरलाल नेहरू वॉज द प्रेसिडेंट। 1938 का कांग्रेस सेशन, 1938 का कांग्रेस सेशन, सुभाष चंद्र बोस वॉज द कांग्रेस प्रेसिडेंट। ये भी सोशलिस्ट, ये भी सोशलिस्ट, ये भी लेफ्ट विंग, ये भी लेफ्ट विंग। तो आइडिया क्या कि कांग्रेस को, बिकॉज दीज पीपल हैड बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस इन दीज 2 years, तो कांग्रेस ना सोशलिस्टिक डायरेक्शन में मूव कर रही थी, सोशलिज्म के प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने की डायरेक्शन में मूव कर रही थी। अगले साल अब इनकी अप्रोच से जो राइट विंग वाले थे, अब कांग्रेस के अंदर किस तरह से थोड़े से डिफरेंसेस एंड डाइवर्जेंसेस चल रहे हैं, जो राइट विंग वाले लोग थे वो इतने ज़्यादा खुश नहीं थे कि कांग्रेस इतने सोशलिज्म की तरफ क्यों बढ़ती जा रही है। तो गांधी जी का रोल होता था कि बैलेंस बना के रखना, उसको भी खुश कर देना, उसको भी खुश कर देना, थोड़ा सा उसको कंट्रोल कर लेना, थोड़ा सा उनको कंट्रोल कर लेना। ही प्लेड लाइक, व्हाई वाज गांधी जी सो पॉपुलर? बिकॉज ही हैड दिस अम्ब्रेला टाइप ऑफ लीडरशिप, सबका साथ सबका विकास, सबको खुश करके रखना है कि अगर ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में जाते हैं तो इनको कंट्रोल कर लिया, अगर ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में चले जाते हैं थोड़ा सा इनको कंट्रोल कर लिया, एंड बांध के रखा कांग्रेस को। दिस इज वाई लाइक गांधी जीज पोजिशन इन कांग्रेस इज इम्पॉर्टेंट, गांधी जीज रोल इन नेशनल मूवमेंट इज इम्पॉर्टेंट। He provided an umbrella-like leadership to the Indian national movement, and it is not just about the politics; it is about the people also. कि there was a section of people जो थोड़े से like मतलब वायलेंस को इतना ज़्यादा प्रमोट करने में, लाइक वायलेंस को सपोर्ट करते थे कि हमें वायलेंस का भी इस्तेमाल करना चाहिए ब्रिटिश को हराने के लिए। देयर वाज सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल हु वर जस्ट अफ्रेड ऑफ यूजिंग वायलेंस, कि हम तो जी ब्रिटिश को अपोज नहीं करेंगे, हमारे माई बाप हैं। इनको भी लीडरशिप प्रोवाइड की, इनको भी लीडरशिप प्रोवाइड की, थोड़ा सा इन्हें तगड़ा बनाया, थोड़ा सा इनको टोन डाउन किया। तो ही प्रोवाइडेड एन अम्ब्रेला लाइक लीडरशिप टू द नेशनल मूवमेंट। दैट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी। दैट इज व्हाई ही इज नोन एज फादर ऑफ नेशन, कि उन्होंने सारे देश को थोड़ा सा बांध के रखा। ऑफ कोर्स देयर वुड बी सर्टेन एक्सट्रीम पीपल जो उनकी बात नहीं मानेंगे, जो अपने तरीके से देश का भला करना चाहेंगे, लेकिन वो गांधीयन तरीके से भला नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स देयर वर पीपल, लेकिन गांधी जी ने एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है। तो अब ये चलते हैं, वापस आते हैं अपने मुद्दे पे। नेहरू प्रेसिडेंट इन 1937, बोस प्रेसिडेंट इन 1938। अगले साल 1939 का सेशन, त्रिपुरी सेशन, याद रखोगे आप लोग, त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस 1939। सुभाष चंद्र बोस दोबारा इलेक्शन के लिए खड़े हो जाते हैं कि मैं फिर से कांग्रेस प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। राइट विंगर्स परेशान होते हैं। महात्मा गांधी बैलेंस आउट करने के लिए सुभाष चंद्र बोस को बोलते हैं, भाई तू ना खड़ा हो, इस बार किसी और बंदे को बना देते हैं, थोड़ा सा एक राइट विंगर भी बन जाएगा तो क्या है। तो सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि यार अब मैं पॉपुलर हूँ, सारे लोग बनाना चाहते हैं मेरे को, तो फिर मैं क्यों ना खड़ा हूँ, मैं एक पॉपुलर लीडर हूँ, लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर मैं बनूंगा कांग्रेस प्रेसिडेंट। तो महात्मा गांधी उनके अगेंस्ट, उनको पहले एडवाइस करते हैं, जब वो नहीं मानते तो उनके अगेंस्ट कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं। बंदे का नाम आप याद रखोगे, पत्ताभी सीतारमैया। गांधी जी पत्ताभी सीतारमैया को बोलते हैं, आंध्रा के लीडर होते हैं, साउथ इंडिया के लीडर होते हैं, कि आप कांग्रेस प्रेसिडेंट की इलेक्शंस के लिए खड़े हो जाओ। यहाँ सुभाष चंद्र बोस खड़े हैं, उधर पत्ताभी सीतारमैया खड़े हैं। नाउ सुभाष चंद्र बोस वॉज अ वेरी पॉपुलर लीडर, जनता में लाइक पॉपुलैरिटी थी उनकी, कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस के मेंबर्स थे उनमें पॉपुलैरिटी थी। पत्ताभी सीतारमैया वॉज नॉट दैट पॉपुलर, लेकिन गांधी जी पब्लिकली सपोर्ट करते हैं पत्ताभी सीतारमैया को कि ही इज माई कैंडिडेट, वोट फॉर पत्ताभी सीतारमैया इज वोट फॉर मी, वोट अगेंस्ट पत्ताभी सीतारमैया इज वोट अगेंस्ट मी। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं आ जाओ,
इंटरेस्टिंगली सुभाष चंद्र बोस इलेक्शन जीत जाते हैं, मार्जिनली जीतते हैं, 1500 वोट सुनते हैं पड़ती हैं, 1300 वोट सुनने पड़ती हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस इलेक्शन जीत जाते हैं। 1939 का कांग्रेस सेशन, सुभाष चंद्र बोस इज चोजन एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। इसके आगे क्या होता है, गांधी जी ले लेते हैं पर्सनल ऑफेंस कि भाई जब मैंने बोला था कि वोट फॉर पत्ताभी सीतारमैया इज वोट फॉर मी एंड वोट अगेंस्ट पत्ताभी सीतारमैया इज वोट अगेंस्ट मी, तो इसका मतलब लोग नहीं, मेरी पॉलिसी से खुश नहीं है, लोग मेरे को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। नाउ व्हाट गांधी जी डज, वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी से अपने आप को पीछे हटा लेते हैं। जो कांग्रेस की एक्चुअली, कांग्रेस वर्किंग कमेटी वो कमेटी होती है जो कांग्रेस की एक्चुअल फंक्शनिंग को देख रही होती है। पूरी कांग्रेस के जो मेंबरशिप, एग्जीक्यूटिव मेंबरशिप है, वो तो काम कर नहीं रही, काम कर रही होती है कांग्रेस वर्किंग कमेटी। वहाँ से वो अपने आप को थोड़ा सा पीछे हटा लेते हैं। फिर गांधी जी के जो राइट विंग सपोर्टर्स होते हैं, जो गांधी जी के हार्ड कोर सपोर्टर्स होते हैं, उन्हें भी गांधी जी बोल देते हैं भाई सुभाष चंद्र बोस जीता है। गांधी जी का अपना रीजनिंग थी कि अब सुभाष चंद्र बोस जीत गए, यानी कि लोग सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब सुभाष चंद्र बोस अपनी मर्जी से कांग्रेस को रन करे, अपनी पसंदीदा मेंबर्स वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में अपॉइंट कर ले। गांधी जी खुद भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी से रिजाइन कर देते हैं, अपने जो सपोर्टर्स होते हैं उनको भी बोल देते हैं, सरदार पटेल जैसे लोगों को भी, तुम लोग भी रिजाइन कर दो, कांग्रेस वर्किंग कमेटी खाली होगी। अब सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि ये क्या बात बनी, मतलब ये थोड़ी है कि कांग्रेस को आप बिल्कुल शट डाउन ही कर दोगे अगर लाइक आप इलेक्शन हार गए हो। तो इस बात पे सुभाष चंद्र बोस थोड़े से एम्बेरस हो गए, उन्हें पता चल गया लाइक सुभाष चंद्र बोस की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या थी। अब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट तो बन गया हूँ, लेकिन महात्मा गांधी की सपोर्ट के बगैर कांग्रेस को मैं रन नहीं कर सकता। तो उन्होंने अल्टीमेटली रिज़ाइन कर दिया, मतलब बिकॉज गांधी जी डिड नॉट कोऑपरेट एंड गांधी जी ने अपने बंदों को बोल दिया कि भाई तुम रिज़ाइन वगैरह कर दो। तो सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि यार सॉरी भी इतना नहीं करना, लाइक कांग्रेस इज मोर इम्पॉर्टेंट, दी पार्टी इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन माई इलेक्शन। तो सुभाष चंद्र बोस रिज़ाइन कर देते हैं। आफ्टर हिज रेजिग्नेशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकम्स दी प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, आपने ध्यान देना है कि उनके खिलाफ खड़े हुए थे पत्ताभी सीतारमैया, लेकिन प्रेसिडेंट कौन बना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आफ्टर सुभाष चंद्र बोस रिजाइंस। अब रिजाइन करने के बाद सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, ये अपनी पार्टी बनाते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ, नोट कर लेना भाई। कांग्रेस के अंदर ही ये अपनी पार्टी बनाते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। जब कांग्रेस के बाकी लीडर सपोर्ट नहीं करते तो फॉरवर्ड ब्लॉक एज अ इंडिपेंडेंट पार्टी ये बना देते हैं। तो ये थी सुभाष चंद्र बोस की कहानी बिफोर दिस INA वाला एपिसोड। फिर वर्ल्ड वॉर 1 ब्रेकआउट हो जाती है, वर्ल्ड वॉर 2 ब्रेकआउट हो जाती है 1939 में। तो अब गांधी जी लाइक सुभाष चंद्र बोस वॉज अंडर हाउस अरेस्ट, किसी तरह से ये वहाँ से फरार हो जाते हैं अपना हुलिया हलिया बदल के। ही एस्केप्ड फ्रॉम कलकत्ता, रीच्ड बर्लिन। बर्लिन पहुँचते हैं। पहला इनका आइडिया होता है कि मैं हिटलर से हेल्प लेता हूँ, इन ब्रिटेन को हराता हूँ। बर्लिन पहुंच के वो फ्री इंडिया सेंटर इस्टेब्लिश करते हैं एंड एक आइडिया क्रिएट किया जाता है कि इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर। अब यूरोप में आप सोचोगे इंडियन प्रिजनर्स कहाँ से आए, ब्रिटिश इंडियन आर्मी को भेजा गया यूरोप में लड़ने के लिए। वहाँ जर्मन फोर्सेस ने ब्रिटिश फोर्सेस को हरा दिया, इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर रख लिए। वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस आइडिया रेस करते हैं कि मैं एक इंडियन लीजन बना देता हूँ इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर से। हिटलर के साथ डिस्कशंस वगैरह होती हैं। ये पहले फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख लो। फ्री इंडिया सेंटर इस्टेब्लिश किया जाता है एंड यहाँ पे इसकी मीटिंग में, फर्स्ट मीटिंग में इसे टाइटल दिया जाता है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का। जय हिंद वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज दी नेशनल ग्रीटिंग, जो आज भी चल रही है हमारी जय हिंद। जन गण मन वॉज अडॉप्टेड एज नेशनल एंथम। अब ये सुभाष चंद्र बोस अपने लेवल पे कर रहे हैं। कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ दोबारा अडॉप्ट की जाएगी, लेकिन 1947 में, 1947 के बाद। अभी INA के कंटेक्स्ट में, फ्री इंडिया सेंटर के कंटेक्स्ट में, इंडियन लीजन के कंटेक्स्ट में सुभाष चंद्र बोस जय हिंद नेशनल ग्रीटिंग अडॉप्ट करते हैं, जनगण मन नेशनल एंथम अडॉप्ट करते हैं। हिंदुस्तानी जो मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड उर्दू है, हिंदुस्तानी वॉज अडॉप्टेड एज दी नेशनल लैंग्वेज बाय सुभाष चंद्र बोस। अपने लेवल पे, इंडिया के लेवल पे नहीं,
अपने इंडिपेंडेंट लेवल पे। आज़ाद हिंद रेडियो इस्टेब्लिश किया जाता है एंड आज़ाद अखबार स्टार्ट किया जाता है। हिटलर से मिलते हैं लेकिन बात सी नहीं बनती है। अब जब हिटलर के साथ मीटिंग के बाद बात नहीं बनती है तो ये हिटलर को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई अगर तुमसे हेल्प ना हो पा रही है तो आप एक काम करो, मुझे जापानियों के पास भेजो, जापानीज़ के पास भेज दो। ऑलरेडी मैं एक कहानी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, वही जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर टोजो। तो जापानीज़ पार्लियामेंट, अब जापानीज से प्राइम मिनिस्टर टोजो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं क्योंकि इन्हें पता होता है कि मेरा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट तो फेल हो चुका है। आईएनए वाला कैप्टन मोहन सिंह ने मना कर दिया, राज बिहारी बोस ने मना कर दिया, अब मुझे इसी एक्सपेरिमेंट को आगे तो लेके जाना है। तो लेट अस लाइक यूज सुभाष चंद्र बोस इन रेजिंग द आइडिया ऑफ आईएनए। एंड सुभाष चंद्र बोस खुद भी ये चाहते होते हैं कि मैं जापानीज़ की मदद से इंडियन नेशनल आर्मी का इस्तेमाल कर लूँ। तो सुभाष चंद्र बोस अराइव इन सिंगापुर, 1943 आ गया अब, एंड ही अज्यूम्स द लीडरशिप ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एंड आईएनए फ्रॉम राज बिहारी बोस। इसे रीनेम करते हैं एज आज़ाद हिंद फौज। यहाँ पर ये वो फेमस नारा देते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम। तो आईएनए का कोई एक नया से कि सेकेंड फेज ऑफ आईएनए स्टार्ट होता है। एक न्यू ब्रिगेड, गुरिल्ला रेजिमेंट, ऑलरेडी हम गांधी ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड कर चुके हैं इनके बारे में। एक और रेजिमेंट रेज की जाती है, गुरिल्ला रेजिमेंट विद शाहनवाज एज इट्स कमांडर। इसको रीनेम कर दिया जाता है सुभाष ब्रिगेड के तौर पे। एक रेजिमेंट ऑफ विमेन रेज की जाती है, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, अंडर दी कमांड ऑफ कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन। ये कुछ नाम है भाई, याद रख लो, इंपॉर्टेंट है। नर्सिंग यूनिट रेज की जाती है, उसे नाम रखा जाता है चांद बीबी रेजिमेंट। ठीक है जी। अब मेन आते हैं कि इन्होंने काम क्या किया। इन्होंने लाइक जो पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट काम था, लड़े तो हैं ही है, आर्मी वाला जो काम है वो तो है ही है, पॉलिटिकली जो इन्होंने सिग्निफिकेंट काम किया, इन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया बना दी। सिंगापुर में बैठे हुए ही ये प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया बनाते हैं। आर्जी हुकूमत आज़ाद हिंद, आज़ाद हिंद की आर्जी हुकूमत, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, ये यहाँ पर बना देते हैं। खुद ये हेड ऑफ द स्टेट बन जाते हैं। वॉर लाइक कंडीशन होती हैं तो अपने आप को प्रेसिडेंट का रोल दे देते हैं। सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी, जैसे आज भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, तो वैसा ही कुछ ये अनाउंसमेंट करते हैं 1943 में। तो ये प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया आप याद रखोगे। अब गवर्नमेंट तो यार मैं भी घोषणा कर देता हूँ कि आज से मैं प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाता हूँ। भारत सरकार की नहीं चलेगी, मोदी जी की नहीं चलेगी, मेरी सरकार चलेगी। मैंने कैबिनेट भी अपॉइंट कर दी, भाई मेरे को पूछेगा कौन, मेरी चलेगी कहाँ, चलनी भी चाहिए, कोई पूछना भी चाहिए। अब मैं कहीं जाऊं तो मेरे को प्राइम मिनिस्टर की तरह ट्रीट भी किया जाए, कहाँ हो रहा है ये, कोई नहीं होएगा। तो फिर मैं घोषणा तो मैं जो मर्जी कर दूं। अब इन्होंने जो आर्जी हुकूमत डिक्लेयर की है, प्रोविजनल गवर्नमेंट डिक्लेयर की है, इसे लेकिन रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। कौन रिकॉग्नाइज करेगा इंटरनेशनली? ब्रिटेन के दुश्मन, एक्सिस पावर्स, जर्मनी रिकॉग्नाइज करता है, जापान रिकॉग्नाइज करता है, इटली रिकॉग्नाइज करता है। The government was recognized by the Axis powers. जापानीज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को हैंड ओवर कर देते हैं सुभाष चंद्र बोस को, इंडियन नेशनल आर्मी को, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया को। एंड दीज आइलैंड्स आर रीनेम्ड एज शहीद आइलैंड एंड द स्वराज आइलैंड। ये भी आप नाम रखोगे, शहीद एंड स्वराज। सुभाष चंद्र बोस वॉज इन फेवर ऑफ अडॉप्टिंग वंदे मातरम एज द नेशनल सॉन्ग ऑल्सो, लेकिन मुस्लिम्स की ऑब्जेक्शन थी कि ये वाला गाना आप अडॉप्ट करो, कोई और गाना अडॉप्ट कर लो, हमारे रिलीजियस सेंटीमेंट्स इससे हर्ट होते हैं। वो वंदे मातरम, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी चलती रहती है, अभी वंदे मातरम बोलो, भारत माता की जय बोलो, तभी आप इंडियन साबित होगे, नहीं तो आप इंडियंस नहीं हो। लाइक इसमें सुभाष चंद्र बोस ने मैच्योरिटी से काम लिया कि भाई ठीक है भाई, अगर सेंटीमेंट्स हर्ट हो रहे हैं तो इसमें क्या बड़ी बात है, हम कोई और गाना अडॉप्ट कर लेते हैं। सुबह सुख चैन की बरखा बरसे, दिस वाज अडॉप्टेड एज द नेशनल सॉन्ग। आज़ाद हिंद बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इक्विवेलेंट क्रिएट कर दिया गया, आज़ाद हिंद बैंक। प्रोविजनल गवर्नमेंट वाज शिफ्टेड टू रंगून, पहले सिंगापुर में थी, सिंगापुर से बर्मा की कैपिटल रंगून में, यंगून में कैपिटल शिफ्ट कर दी गई। अब
कैंपेन्स, मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट होती हैं, रंगून तक आ गए हैं, बर्मा तक आ गए हैं, इंडिया में एंट्री करनी है, इम्फाल कैंपेन, कोहिमा कैंपेन, नागालैंड कैंपेन। जापानीज़ ने ये मिलिट्री एक्शन प्लान किया होता है कि हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया से इंडिया की तरफ एंटर करेंगे, इंडिया को जीतेंगे, एंड इंडियन नेशनल आर्मी वाज सपोज टू ज्वाइन देम। इंडियन नेशनल आर्मी का प्लान होता है कि हम जापानीज़ की मदद से इंडिया में एंटर करेंगे, एंड देन जैसे ही हम ब्रिटिश को हराएंगे, भारत के लोग एक रेवोल्यूशन में उनको सपोर्ट करेंगे। टाइम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, 1944 चल रहा है, क्विट इंडिया मूवमेंट वाला माहौल था, जस्ट अभी सप्रेस हुई थी या कॉल ऑफ की थी। तो सुभाष चंद्र बोस वॉज थिंकिंग कि जैसे ही मेरी आर्मी जाएगी, इंडियन नेशनल आर्मी इंडिया एंटर करेगी, भारत के लोग फिर से एक जनरल रिवोल्ट में उठेंगे एंड ब्रिटिश को बाहर निकाल देंगे। दैट वॉज द आइडिया, लेकिन ये हो ना पाया क्योंकि इम्फाल कैंपेन, जो बैटल ऑफ इम्फाल है, इट एंडेड इन फेलियर। ब्रिटिश आर्मी वॉज एबल टू डिफीट जापानीज आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी वॉज ऑल्सो राउटेड। What were the causes of failure? क्योंकि जापानीज़ ने प्रॉपरली इंडियन नेशनल आर्मी को सपोर्ट नहीं किया। जहाँ जहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट टैक्टिक डेवलप हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे कि ब्रिटिश जहाँ भी फौजें लड़ेंगी, लैंड फोर्सेस लड़ेंगी, उन्हें एयर सपोर्ट दी जाएगी। इंडियन नेशनल आर्मी को बिना एयर सपोर्ट से लड़ने के लिए भेज दिया गया। अब इंडियन नेशनल आर्मी के पास एयरक्राफ्ट थोड़ी थे, वो तो जापानीज कंट्रोल थे। तो जापानीज दे वर सपोज टू प्रोवाइड एयर सपोर्ट, उन्होंने कोई एयर सपोर्ट प्रोवाइड नहीं की। फिर उनकी सप्लाईज की प्रॉब्लम आ गई, बारिश की वजह से, मानसून की वजह से सारा रास्ता ब्लॉक वगैरह हो गया। तो ऑल दिस थिंग, अलाइड ऑफेंसिव ब्रिटिश पावर, रेन्स, फॉल ऑफ इटली एंड जर्मनी in Europe, inadequate aerial support, air support by the Japanese। तो इन कारणों की वजह से INA वाला जो मिलिट्री एक्सपेरिमेंट था वो दोबारा से फेल हो गया। लेकिन अब डिफरेंसेस की वजह से नहीं, मिलिटरीली डिफीट किया गया। सुभाष चंद्र बोस बर्मा छोड़ के सिंगापुर चले जाते हैं ताकि ये इस मूवमेंट को दोबारा से रिवाइव कर पाएँ, एंड सिंगापुर से ही प्लान टू गो बैक टू जापान ताकि दोबारा नेगोशिएट करके कुछ किया जाए। लेकिन इट इज़ एलिजेड दैट, ऐसा माना जाता है कि जापान जाते वक्त इनकी डेथ हो गई, इनका प्लेन क्रैश कर गया एंड इनकी डेथ हो गई। लेकिन यहाँ बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी एसोसिएटेड है। कंट्रोवर्सी में हम नहीं घुसेंगे क्योंकि पॉलिटिकली एक्टिव कंट्रोवर्सी है। हिस्ट्री में बस आप इतना ही याद रखोगे, इट इज़ एलिजेड दैट ही डाइड इन दी प्लेन क्रैश व्हाइल गोइंग टू जापान। ठीक है जी। So that was all as far as Subhash Chandra Bose was concerned. Now we come to the INA trials. Very important from the point of view of nationalist movement. ये तो एक अलग सा चैप्टर हो गया, एक अलग सा एक्सपेरिमेंट हो गया INA का, एंड प्रैक्टिकली देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आया है। इंडिया में इसका क्या इम्पैक्ट था, इंडियन लोगों का क्या रिस्पॉन्स था, ये इसमें इम्पोर्टेंट है INA के ट्रायल्स। ब्रिटिश ने क्या किया, INA के ऑफिसर्स को अरेस्ट कर लिया, प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना लिया। अब उनके ऊपर ये डिसाइड करते हैं कि हम चलाएंगे केस। भाई तुम हमारे ऑफिसर्स थे, जैसे गुरबख्श सिंह ढिल्लों, शाह नवाज की हमने बात की, तुम हमारी आर्मी के ऑफिसर्स थे। जापानियों ने कब्जा किया, तुम उनके साथ मिल गए, तुमने तो ट्रैकरी की है, तुमने तो देशद्रोह किया, तुमने तो अपनी आर्मी, तुमने तो नमक हरामी की है, हम तुम्हारे ऊपर केस चलाएंगे। तो इन केसेस को हम बोलते हैं INA ट्रायल्स। तो जो मोस्ट फेमस ट्रायल हुआ है, मतलब काफ़ी सारे ट्रायल्स हुए थे, मोस्ट जो फेमस ट्रायल हुआ है वो रेड फोर्ट ट्रायल है। चलो लिखा नहीं हुआ, अगेन आप नोट कर लो। रेड फोर्ट में ये ट्रायल्स कंडक्ट हुए थे। 3 ऑफिसर्स थे, गुरबख्श सिंह ढिल्लों, शाह नवाज एंड सहगल, PK सहगल थे शायद। इन 3 इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर्स के ऊपर रेड फोर्ट में ट्रायल चला। अब जैसे इंडियन पीपल दे वर इन सपोर्ट ऑफ के ये लोग तो नेशनल हीरोज हैं, देश के लिए ये बलिदान देने के लिए निकले थे, इनको आप गद्दार थोड़ी करार कर सकते हो, ये तो पैट्रियट्स हैं। तो इनका डिफेंस कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग की जॉइंट कमेटी करती है। बुल्ला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू खुद, KN काटजू, असफ अली, all these people they defended the case of the INA prisoners। जैसे गुरबख्श सिंह ढिल्लों, सहगल एंड शाह नवाज, इनको डिफेंड किया गया। इवन मोहम्मद अली जिन्ना वॉज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस।
इंटरेस्टिंग बात क्या है कि पहले तो यार तीनों के आप नाम दोबारा देखो, सहगल, गुरबख्श ढिल्लों एंड शाहनवाज, एक हिंदू, एक सिख, एक मुस्लिम, 3 ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं 3 डिफरेंट रिलीजन से। तो इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, पूरे देश में हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ। नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आईएनए ट्रायल्स के चक्कर में हिंदू मुस्लिम्स में यूनिटी का माहौल क्रिएट हुआ कि वहाँ पे हिंदूज भी प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं, मुस्लिम्स भी प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं, कॉमन जॉइंट प्रोटेस्ट मार्चेस हो रहे हैं सब जगह पे पूरे इंडिया में। कुछ प्लेसेस में तो लाइक इन ट्रायल्स का सिग्निफिकेंस क्या है, कुछ प्लेसेस में तो प्रोटेस्ट मीटिंग्स में सर्विंग ऑफिसर्स ऑफ आर्मी, सर्विंग ऑफिसर्स ऑफ नेवी भी पार्टिसिपेट करते थे। अब अंग्रेज़ों को लगा कि भाई हमने इंडियन एम्पायर को मेंटेन कैसे किया हुआ है, हम सुपीरियर बोल के थोड़ी मेंटेन किया हुआ है, हमने इंडियन एम्पायर को मेंटेन किया हुआ है हथियारों के दम पे, आर्म्स के दम पे, हमारी फ़ौज के दम पे। अगर हमारी फ़ौज के बंदे ही, पहले तो ये सब लोग जिन्होंने धोखा दिया है अंग्रेज़ों के हिसाब से, ये सभी हमारी फ़ौज के बंदे थे, मौका मिलते ही इन्होंने अपनी लॉयल्टी बदल ली। एंड आज जब हम इनके ऊपर केस कर रहे हैं तो हमारी ही फ़ौज के बंदे प्रोटेस्ट मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं यूनिफॉर्म पहन के। तो हम कैसे ही यकीन कर लें, जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी तो हमने इसी फ़ौज का इस्तेमाल किया था इंडियन मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए, क्विट इंडिया मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए। कोई एक और क्विट इंडिया मूवमेंट हो गई खुदा ना खास्ता, तो क्या हम अपनी आर्मी का इस्तेमाल कर पाएंगे उस मूवमेंट को सप्रेस करने में? दैट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द आईएनए ट्रायल्स, कि ब्रिटिश को पता चल गया कि भाई अब हम कॉर्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, अब हम अपनी मिलिट्री फोर्स के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हैं इंडियन एम्पायर को गवर्न करने के लिए। कल को अगर कुछ हो गया तो हमें यकीन नहीं है कि हमारी आर्मी हमारा साथ देगी, कल को कोई रिवोल्ट भी हो सकती है। एंड उनके फियर्स सच साबित हुए। इंसिडेंट आता है, ये थोड़ी सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि अल्टीमेटली इस आईएनए ट्रायल्स में हुआ क्या। दीज पीपल, ये जो 3 लोग थे, दे वर फाउंड गिल्टी एंड इन्हें सज़ा भी सुना दी। लेकिन क्योंकि देश में बहुत ही टेंस माहौल बना हुआ था, अग्रेसिव माहौल बना हुआ था, तो जो कमांडर इन चीफ थे उन्होंने सेंटेंस रिमिट कर दिया, उन्होंने रिलीज़ कर दिया कि चलो छोड़ो मिट्टी करो, रफा दफा करो ये मामला। कोर्ट ने ट्रायल में इन्हें गिल्टी पाया गया था, लेकिन कमांडर इन चीफ ने पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए रिमिट कर दिया कि चलो केस ख़त्म। ये आईएनए वीक सेलिब्रेट किया जाता है जी, 5 से 11 नवंबर आईएनए डे सेलिब्रेट किया जाता है, मेरे मम्मा के बर्थडे वाले दिन 12 नवंबर को, ठीक है जी। रिन म्यूटिनी ऑफ 1946, ये वही है कि जो ब्रिटिश का डर था, जो ब्रिटिश का फियर था कि कहीं हमारी फ़ौज ही हमारे अगेंस्ट रिवोल्ट ना कर दे। रॉयल इंडियन नेवी में, इंडियन नेवी को तब रॉयल इंडियन नेवी बोलते थे, वहाँ रिवोल्ट हो जाती है। अब ये रिवोल्ट का मुद्दा पहले तो स्टार्ट कहाँ हुई है, HMS तलवार, ये शिप का नाम था, इस्टेब्लिशमेंट का नाम था बॉम्बे में। यहाँ जो नेवल सेलर्स होते हैं वो रिवोल्ट कर, नेवल रेटिंग्स नेवल सेलर्स रिवोल्ट कर देते हैं अगेंस्ट द ट्रीटमेंट मेथड आउट टू देम। इनके अपने मुद्दे होते हैं कि भाई तुम लोग हमें ढंग से ट्रीट नहीं करते, हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, हम इतनी दूर जाके तुम्हारे लिए वर्ल्ड वॉर में लड़ के आए हैं, तुमसे ढंग का खाना नहीं दिया जाता, तुमसे सैलरीज नहीं दी जाती, तुम हमें रिस्पेक्टफुली बुला भी नहीं सकते, तो फिर हमें नहीं रहना है इस ऑपरेसिव सिस्टम में। दे रिवोल्टेड अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेटरी एंड द एक्सप्लॉयटेटिव ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू देम बाय द इंग्लिश ऑफिसर्स। 1946 धीरे धीरे जैसे बॉम्बे में स्ट्राइक हुई, बाकी नेवल एस्टेब्लिशमेंट्स को भी पता चल गया वो रिवोल्ट ऑफ 1857 की तरह, भाई तुम भी विद्रोह कर दो, तुम भी विद्रोह कर दो। तो द स्ट्राइक ग्रेजुअली स्प्रेड टू सेवरल अदर नेवल शिप्स फ्रॉम कराची टू कलकत्ता। काफ़ी सारी नेवल एस्टेब्लिशमेंट्स में काफ़ी सारे नेवल यूनिट्स ने रिवोल्ट कर दिया। अब ब्रिटिश उसी टेंशन में है जो आईएनए रिवोल्ट में उन्हें मिली थी, आईएनए वाले एपिसोड में उन्हें मिली थी कि क्या हम अपनी फ़ौज के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। कल को अगर कोई मूवमेंट हो गई, क्विट इंडिया जैसी मास मूवमेंट स्टार्ट कर दी गांधी ने, तो क्या हम अपनी आर्मी का इस्तेमाल कर पाएंगे? ये लोग तो अभी से ही हमारे खिलाफ हो रहे हैं। तो ब्रिटिश को पता चल गया कि अब भाई जाने का टाइम आ गया है, अपना बोरिया बिस्तरा पैक करो और वापस जाने के लाइक अच्छे से रिस्पेक्टफुली ग्रेसफुली इंडिया से हम निकल जाएं। ऐसी उनकी कोशिश थी।
तो जो फेज ऑफ नेगोशिएशंस चला वो इसी की बैकग्राउंड में चल रहा है। 1946 में पीछे बैकग्राउंड में नेगोशिएशंस चल रही हैं। तो इट शुक द फेथ ऑफ द ब्रिटिश इन देयर आर्म्ड फोर्सेस टू मेंटेन देयर इंडियन एम्पायर। लेकिन अब आयरनी है यहाँ पे, इंडियन नेशनल लीडर सरदार पटेल, इंटरेस्टिंगली ये जो नेवल सेलर्स जिन्होंने रिवोल्ट की थी, इनको हथियार डालने के लिए, इनको सरेंडर करने के लिए किसने कन्विंस किया? कांग्रेस के लीडर्स ने, सरदार पटेल ने कन्विंस किया। बिकॉज मतलब इन्हें था, सरदार पटेल को था कि सूनर और लेटर वी आर गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंस, क्विट इंडिया के बाद इंडिपेंडेंस कोई ऐसे बहुत डिस्टेंट ड्रीम नहीं है कि पता नहीं 10 साल में इंडिपेंडेंट होना कि 20 साल में, 1-2 साल की बात है। इंडिया ने आज़ाद हो जाना है। आज़ाद इंडिया को भी तो आर्मी चाहिए, आज़ाद इंडिया को भी तो नेवी चाहिए, आज़ाद इंडिया को भी तो एयरफोर्स चाहिए। अगर हम ये ट्रेंड सेट कर देंगे कि आर्मी भी रिवोल्ट कर सकती है, नेवी भी रिवोल्ट कर सकती है, कोई भी रिवोल्ट कर सकता है, तो फिर आज़ाद इंडिया को हम कैसे चलाएंगे? तो ये कंपल्शंस की वजह से, इस अप्रोच की वजह से सरदार पटेल कन्विंस करते हैं नेवल रेटिंग्स को, नेवल सेलर्स को कि भाई तुम सरेंडर कर दो। आर्मी में डिसिप्लिन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आर्म्ड फोर्सेस में डिसिप्लिन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवोल्ट करने का काम, उनसे नेगोशिएट करने का काम पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, गांधी जी कर रहे हैं, हम देख लेंगे अपने आप। आर्मी का काम है अपने आर्मी, सारे आर्म्ड फोर्सेस का काम है अपने सुपीरियर्स की बात मानना। आज की डेट में सुपीरियर तुम्हारा अंग्रेज अफसर है, तुम अंग्रेज अफसर की बात मानो। अब इसी कंटेक्स्ट में एक हिस्ट्री में स्टेटमेंट्स ही हम पढ़ते हैं कि इन द प्रोसेस ऑफ फाइटिंग राज, Congress itself was becoming Raj. In the process of fighting Raj, Congress itself was becoming Raj. कि on one hand तो वो राज के साथ, ब्रिटिश राज के साथ लड़ रहे थे, नेगोशिएशंस कर रहे थे कि तुमने ये नहीं इंट्रोड्यूस किया, वो नहीं इंट्रोड्यूस किया। लेकिन 1937 ऑनवर्ड्स कांग्रेस ने पावर भी टेस्ट करके देख ली थी, रूल कैसे किया जाता है ये भी टेस्ट करके देख लिया था। तो धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन की क्या मजबूरियां होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की क्या ज़रूरतें होती हैं, ये भी कांग्रेस को पता लग रहा था। तो इन द प्रोसेस ऑफ फाइटिंग राज, कांग्रेस इटसेल्फ वाज बिकमिंग राज। कि अब कांग्रेस के लीडर्स सरकार बन के, सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, वो ओपोनेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहे, वो विद्रोही बन के नहीं सोच रहे हैं, वो सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। कल को हमने भी तो सरकार चलानी है, अगर नेवी रिवोल्ट कर देगी तो हम क्या करेंगे? तो हम आज नेवी वालों को डिसिप्लिन सिखाते हैं कि भाई तुम लोग सरेंडर कर दो, तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो तुम्हें अच्छा खाना नहीं मिलता, तुम्हें एक्सप्लॉयट किया जाता है, हम उसका सोल्यूशन ढूंढ लेंगे, टेंशन ना लो, और तुम्हें प्रोटेक्ट किया जाएगा, लेकिन तुम लोग हथियार ना उठाओ। तो दिस इज हाउ द रिन म्यूटिनी एपिसोड प्लेड आउट। ठीक है जी। तो इसने क्या किया? कन्विंस, ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डिस्कस करें तो इन्होंने कन्विंस कर दिया ब्रिटिश को दैट द डेज इन इंडिया आर नंबर्ड, सूनर और लेटर इन्हें जाना पड़ेगा। नेगोशिएशंस अब काफ़ी एक्सेलरेटेड पेस पे हो रही हैं, जल्दी जल्दी डिसीजन पे पहुंचा जाए। तो वो नेगोशिएशंस में क्या डिसाइड हुआ, किस तरह से इंडिया आज़ाद हुआ, ये हम आज की क्लास में यहाँ पर रैप करता हूँ, काफ़ी लंबा हो रहा है लेक्चर। एंड कल हम इसी टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। एंड कल एक हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हम कल आज़ाद तो करवा ही देंगे 15-20 मिनट में इंडिया को। उसके बाद जो हमारे टॉपिक्स लेफ्ट आउट हो गए हैं, अदर ट्रेंड्स इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, हमने मेन स्ट्रीम नेशनलिज्म को कवर कर लिया हुआ है। अदर ट्रेंड्स इन इंडियन नेशनल मूवमेंट को हम कवर करेंगे कि मुस्लिम लीग का मुद्दा क्या था, मुस्लिम लीग की डिमांड्स क्या थी, उनके लिए क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड था। इसी तरह से डिप्रेस्ड क्लासेस को हम स्टडी करेंगे कि उनकी क्या डिमांड्स थी, उनके क्या इश्यूज थे। हम प्रिंसली स्टेट्स को स्टडी करेंगे कि उनकी वहाँ क्या हो रहा था। ब्रिटिश इंडिया में तो हमने सब कुछ स्टडी कर लिया, प्रिंसली स्टेट्स में क्या हो रहा था। तो ये जो अदर ट्रेंड्स इन इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इसे हम कल की क्लास में कवर करेंगे। तो दैट्स ऑल एज फार एज टुडेज क्लास इज कंसर्न।
आई होप यू एन्जॉयड द क्लास। काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है ये वाली, तो विल बी कंटिन्यूइंग दिस जर्नी टुमारो। तो आई प्रिपेयर वेल, रिवाइज वेल, इन्फॉर्मेशन जो भी है, नाम जो भी है, फैक्ट्स वगैरह जो भी है याद करके रखनी है, पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दैट्स ऑल, थैंक यू फ्रॉम माई साइड।